आज हम विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं टीजीटी पीजीटी में, एक बुक है हमारे पास यूथ कंपटीशन टाइम्स, उससे में जितने भी क्वेश्चन 2022 में 22 तक आए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पर डे चर्चा होगी। पहला क्वेश्चन है, ऑन सीइंग होम डज मिरांडा एक्सक्लेम ओ फादर श्योरली दैट इज स्प्राइट लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट। मतलब किसको देखकर मिरांडा कहती है कि अरे पिताजी, निश्चित तौर पर दैट इज स्प्राइट, ये वास्तव में आत्मा है। हाउ इट लुक्स अबाउट, इसके बारे में आप कैसा सोचते हैं? तो क्वेश्चन ये है कि हाउ फादर श्योरली दैट इज स्प्राइट लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट, किसको देखकर ये कहती है? तो फर्डिनेंड को देखकर, FERDINAND, फर्डिनेंड को देखकर मिरांडा जो है कहती है, ओ फादर श्योरली दैट इज स्प्राइट लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट। मिरांडा एक आकर्षक लड़की, प्यारी लड़की, जो बहुत ही सुंदर, जितने भी शेक्सपियर के नाटक हैं उन सब नाटकों में से सबसे सुंदर हीरोइनों में से एक है, और ये टेम्पेस्ट की हीरोइन है मिरांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब कौन सा, दूसरा क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन करेक्ट नहीं मैच हुआ है। जैसे लिखा है, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन, तो ये टेम्पेस्ट की लाइन है, सही है बिल्कुल। वी आर सच स्टफ मतलब हम लोग सब इसी प्रकार के स्टफ है, मटेरियल, जैसा कि सपना बनता है वैसे ही हम ही बने, तो ये टेम्पेस्ट में लाइन कही गई है। दूसरी लाइन दी गई है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये मैकबेथ की लाइन है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, सही वह गलत है और गलत सही है, मैकबेथ की लाइन है, ये भी सही है, मैच किया गया है। तीसरी लाइन है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये तो शुरुआत में ही शुरू होता है, 12th नाइट, यदि म्यूजिक प्रेम का भोजन है तो प्ले ऑन, तो बजाया जाए, तो ये भी लाइन सही है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। चौथा है, सम आर बॉर्न ग्रेट अदर्स अचीव ग्रेटनेस, ये रिचर्ड सेकेंड की लाइन है और यही गलत है। कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं, कुछ लोग हासिल करते हैं महानता। तो जितने भी चारों जो ऑप्शन दिए गए सब में सही मैच हुआ है, लेकिन सम आर बॉर्न ग्रेट अदर्स अचीव ग्रेटनेस, मतलब कुछ लोग महान पैदा होते हैं और कुछ लोग महानता को हासिल करते हैं, ये रिचर्ड सेकेंड की लाइन नहीं है। ये लाइन मालवेलियो के द्वारा बोली गई है, जो 12th नाइट का पात्र है, मालवेलियो, MALVOLIO, मालवेलियो, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा एक लिखी गई कॉमेडी है, जिसमें वाइला और सेबेस्टियन दो जुड़वा भाई बहन होते हैं और वो एक जहाज शिपरेक में अलग हो जाते हैं, और इसका जो मेन स्रोत है 12th नाइट का, वो अपोलिनियस एंड सिला, जो 1581 में लिखा गया था बारमे रिचे द्वारा, एक इंग्लिश विजन थे, एक इंग्लिश विद्वान थे, जो इटालियन कहानी थी, सिंथिया, नहीं समझ पाए, मतलब जो 12th नाइट जो लिखी गई है, इसका जो मेन जो स्रोत है वो अपोलिनियस और सिला, जो 1581 में बर्नेब रिच द्वारा लिखी गई थी। और बर्नेब रिच जो है वो क्या है, एक अंग्रेजी विद्वान है, बर्नेबी रिच जो है एक अंग्रेजी विद्वान है, जो इटालियन की कहानियां लिखते हैं सिंथियो के द्वारा। इन्होंने एक कहानी, जो इटालियन कहानी है, सिंथियो नॉवलिस्ट थे, मतलब इटालियन कहानी जो सिंथियो के द्वारा लिखी गई थी, उसका एक वर्जन है इंग्लिश में, बर्बेन रिचे, अपोलिनियस एंड सिला जो है 1581 में जो बर्नेब रिच ने लिखा था, तो वो जो इटली में एक कहानी लिखी गई थी सिंथियो, जो उपन्यासकार थे सिंथियो, CINTHIO, तो सिंथियो ने जो इटली में एक कहानी लिखी थी, तो उसी कहानी को जो अंग्रेजी में जिसने वर्जन किया था बर्नेब रिचे ने, BARNABE रिचे ने, तो उसी कहानी को जब उन्होंने वर्जन किया तो उस कहानी का नाम रखा
अपोलोनियस एंड सिला 1581 में, और उसी कहानी के आधार पर इन्होंने ट्वेल्थ नाइट लिखा था। तो आंसर नंबर डी इसमें सही है। तीसरा क्वेश्चन है, हु इन रिचार्ड सेकेंड किल्स रिचार्ड व्हेन ही हियर्स ऑफ हेनरी कोरोनेशन। मतलब किसने रिचार्ड सेकेंड को, हु इन रिचार्ड सेकेंड नाटक में किसने रिचार्ड को मार दिया जब उसने सुना हेनरी के कोरोनेशन के बारे में? तो पियर्स एक्सटोन एक पात्र है, PIERS, पियर्स एक्सटोन जो है उसने जो है रिचार्ड को मार दिया था रिचार्ड सेकेंड में जब उसने सुना हेनरी के कोरोनेशन के बारे में। ना तो बॉलिनी ब्रोक ने मारा, बॉलिंग ब्रोक ने नहीं मारा, थॉमस माउब्रे ने नहीं मारा, एन मेरी ने नहीं मारा, पियर्स एक्सटोन ने मार दिया जब उसने हेनरी के कोरोनेशन के बारे में सुना रिचार्ड सेकेंड नाटक में, तो उसने रिचार्ड को मार दिया। ये एक हिस्ट्री प्ले है जो लगभग 1595 में लिखा गया रिचार्ड सेकेंड, और ये राजा रिचार्ड द्वितीय जो इंग्लैंड में हुए थे उन्हीं के जीवन पर आधारित है, और कैसे वो राजा बने और कैसे फिर वो उनका अंत हुआ, तो इसी के बारे में ये बताया गया है। विलियम शेक्सपियर ने 37 नाटक लिखे, 154 सोनेट लिखे, ये तो अपने संपूर्ण कैरियर में ये तो पता ही है। और जो रिचार्ड सेकेंड नाटक था इसको परफॉर्म किया गया था ग्लोब थिएटर में 12 जून 1631 को। 12 जून 1631 को रिचार्ड सेकेंड जो नाटक लिखा था विलियम शेक्सपियर ने उसको परफॉर्म किया गया था। हिस्टोरिकल प्लेज ऑफ शेक्सपियर कवर द पीरियड। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जो हिस्टोरिकल प्ले हैं ये विलियम शेक्सपियर के कितने कवर करते हैं, कितने सालों की हिस्ट्री कवर करते हैं इंग्लैंड की, तो 350 साल की हिस्ट्री कवर करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हुज स्पीच इज दिस, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनेशन। मतलब वर्तमान का जो भय है वो भयावह कल्पना से कहीं ज्यादा कम है। प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स, मतलब जो भयावह सोच है, भयावह कल्पना से कहीं ज्यादा वर्तमान भय जो है कम जो है डरावना होता है। तो ये बात कही है मैकबेथ ने। देखिए जो ये स्पीच है, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स, ये मैकबेथ के द्वारा बोला गया है मैकबेथ प्ले में। एक्ट पहले और सीन तीसरे में ये बोला गया है, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। और मैकबेथ प्ले एक ट्रेजेडी है, लगभग 1605-6 में लिखी गई। ये फर्स्ट फेलियो 1623 में जो हेमिंग्स और गोंडेल के द्वारा प्रकाशित की गई थी उसमें ये प्रकाशित भी किया गया था मैकबेथ 1623 में। और मैकबेथ का जो सोर्स है वो हॉलिंसेड क्रॉनिकल्स जो 1587 में आया था उसका ये स्रोत है हॉलिंसेड क्रॉनिकल्स। और यहाँ जो नाटक मैकबेथ से ही लाइन है। पांचवा क्वेश्चन है, इन दी टेम्पेस्ट व्हाट आर मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन दी फाइनल सीन। मतलब टेम्पेस्ट नाटक जो है उसमें मिरांडा और फर्डिनेंड अंतिम सीन में क्या करते हैं। तो टेम्पेस्ट में मिरांडा और फर्डिनेंड जो हैं वो चेस खेलते हैं अंतिम सीन में। और टेम्पेस्ट इनका लास्ट प्ले विलियम शेक्सपियर का बताया जाता है। टेम्पेस्ट में 5 एक्ट हैं और पहले ये 1611 में लिखा भी गया और परफॉर्म भी 1611 में ये परफॉर्म भी कर दिया गया 1611 में टेम्पेस्ट। लेकिन बाद में इसको फर्स्ट फोलियो में यानी 1623 में प्रकाशित किया गया और इसको कॉमेडी में क्लासिफाइड करके, पहले तो एक ही साथ सब इनके नाटक थे, हिस्ट्री और कॉमेडी और ट्रेजेडी कुछ नहीं, लेकिन बाद में जब 1623 में फर्स्ट फोलियो आया तो उसमें क्लासिफाइड किया गया, तब इसको कॉमेडी में डाल दिया गया। छठवां क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। तो कई बार देखा है आपने, रॉबर्ट ग्रीन ने इनको अपस्टार्ट क्रो कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में। ग्रोट्स ओ वर्थ ऑफ विट एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फीदर्स। मतलब ये एक ऐसा कौवा है जो हमारे ब्यूटिफाइड मतलब ये सुंदरता बढ़ाता है हमारे फीदर्स के द्वारा, यानी हमारी नकल करता है।
और ये जो है इनका पहले शेक्सपियर को लेकर कहा था एज ए लंदन ड्रामेटिस्ट, मतलब एक लंदन ड्रामाटिस्ट की तरह इन पर अटैक किया गया था। और शेक्सपियर जो है द विंटर्स टेल का जो शेक्सपियर ने सोर्स लिया था पैंडोस्टो, मतलब रॉबर्ट ग्रीन का एक द विंटर्स टेल नाटक लिखने के लिए उनका जो था पैंडोस्टो, PANDOSTO, पैंडोस्टो का स्रोत लिया था, उसी को देखकर इन्होंने कहा था। 7th क्वेश्चन है, कई बार आया है, लिखा है इन सबके बीच में कौन ऐसा नाटक है जो मिलनकोलिक एंड न्यूरिक हैविंग ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। मतलब हु अमॉन्ग द हीरोज, शेक्सपियर के हीरो में से, नाटकों के हीरो में से कौन जो है मिलनकोलिक और न्यूरेडिक हैविंग ओडिपस कहा जाता है। तो देखिए जो हैमलेट हीरो है शेक्सपियर के नाटक हैमलेट का, तो उसको मिलनकोलिक और न्यूरोटिक हैविंग ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। मिलनकोलिक एंड न्यूरोटिक हैविंग ओडिपस कॉम्प्लेक्स। हैमलेट का पूरा नाम है हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ये एक ट्रेजेडी है 5 एक्ट की, 1519 और 1601 के मध्य में लिखी गई। और जो पहला कॉर्टो आया था, पहला कॉर्टो एडिशन 1603 में आया था, तब इसको प्रकाशित कराया गया। साइकोलिकली थ्योरी, मतलब मनोवैज्ञानिक थ्योरी के आधार में इसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स इमोशन है, इसमें विचार हैं ऐसे जो दिमाग रखता है अनकॉन्शियस वाइड डायनेमिक रिप्रेजेंशन एंड कॉन्स्ट्रेट अपॉन ए बॉडी डिजायर टू सेक्सुअल पोसेशन हिज मदर। मतलब किसी एक ही बात पर अपना ध्यान रखना, तो उसमें जो है सेक्सुअल जो पोसेस हिज मदर, अपनी जो माता सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए उसने दूसरी शादी कर ली, तो इसी को बात को लेकर हैमलेट बड़ा एक ही बात पर क्रोधित रहता है, ध्यान रखता है, तो इसीलिए इसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट 8वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर कॉन्टेन्स द लाइन व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन। मतलब ये लाइन किससे आई है, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, मतलब आदमी क्या काम की चीज है। तो ये लाइन जो आई है व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये फ्रेज जो है मोनोलॉगिक है प्रिंस हैमलेट के द्वारा। मोनोलॉगिक मतलब अकेले बोले जाने वाला। और ये हैमलेट जो है बोलता है, हैमलेट बोलता है किससे, रोजन रेंट जे बोलता है, एक पात्र है, अपने मित्र रोजन क्रेंट से बोलता है कि व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन। ये हैमलेट बोलता है, कब बोलता है, एक्ट दूसरे में और सीन दूसरे में। और हैमलेट बोलता है रोजन क्रेंट से और गिल्डेंस्टर्न से बोलता है, 2 पात्रों से बोलता है, अपने दोस्तों से, रोजन क्रेंट और गिल्डेंस्टर्न से। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट है, उसमें जब पहली बार उसे दिखाई देता है उसके पापा का भूत, मानव की कंडीशन के बारे में बताता है। 9वां क्वेश्चन है, द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर एंड इन, मतलब शेक्सपियर का सबसे लेट प्लेज जो अंत में खत्म होता है, तो द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर एंड इन हार्मनी। मतलब जो शेक्सपियर के बाद के जो नाटक हैं वो जो हैं एंड में हार्मनी के साथ में खत्म होते हैं। किसके साथ में, हार्मनी। विलियम शेक्सपियर लेट प्लेज कंप्राइज पेरिकल्स, मतलब कंप्राइज जैसे पेरिकल्स है, प्रिंस ऑफ टायर जिसे बोलते हैं, सिम्बेलिन है, द विंटर्स टेल है और टेम्पेस्ट, ये 4 नाटक जो हैं लेट प्लेज की श्रेणी में आते हैं। पेरिकल्स यानी प्रिंस ऑफ टायर, सिम्बेलिन, द विंटर्स टेल और द टेम्पेस्ट। जब डाउडेन साहब बहस करते हैं जो इनके शेक्सपियर के बारे में, तो शेक्सपियर के लेट कॉमेडीज जो मतलब बाद की कॉमेडी है उनको ड्रामेटिक रोमांसेस कह देते हैं डाउडेन साहब। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको दे रिजेंबल लेट मेडिवल एंड अर्ली मॉडर्न रोमांसेस, उनको ऐसा दिखता है कि जो बाद की मध्य युग की और आधुनिक शुरुआती दौर का उसमें रोमांस मिलता है कहानी में, और इसीलिए शायद वो
इनको जो है हारमोनी या ड्रामेटिक रोमांसेस कह देते हैं डाउडेन साहब। तो लेट प्लेज कैसे इनके हारमोनी है, ना तो ट्रेजेडी है ना तो डिसहार्मनी है, क्या है हारमोनी। 10वां क्वेश्चन है हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट किसने कहा, नाइदर ए बारो नॉर ए लेटर बी फॉर लोन ऑफ ओफ्ट लोजेज बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड। मतलब ये कहा है पोलोनियस ने हैमलेट नाटक में पोलोनियस ने कहा है, ना तो उधार लेना ना उधार देना हो सकता है, फॉर लोन ऑफ लोजेज बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, मतलब अगर ना तो उधार लो ना तो उधार दो, अगर उधार लोगे तो मित्र और पैसा दोनों खोओगे। ये लाइन जो है ये पोलोनियस कहता है पोलोनियस कहता है हैमलेट नाटक में, और कहता किसको है, एक्ट फर्स्ट में सीन नंबर 3 में कहता है अपने पुत्र को समझाते हुए, लियर्ट्स एंड हिज सिस्टर ओफेलिया को समझाते हुए बंदरगाह पे कहता है। 11वां है द कैरेक्टर जूलिया अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर, मतलब जो जूलिया है वो शेक्सपियर के किस नाटक में दिखाई देती है, JULIA जूलिया। तो जो जूलिया है ये विलियम शेक्सपियर का जो एक नाटक है द टू जेंटलमैन ऑफ विरोना, जिसमें 5 एक्ट हैं, वही 1590 से 1594 के मध्य में लिखा गया और शायद फर्स्ट फोलियो में 1623 में प्रकाशित भी हुआ, उसी में ये जूलिया आई हुई है। यह उनके नाटकों में से पहला नाटक है जिसमें हीरोइन ड्रेस पहनती है एक लड़के की तरह। मतलब वैसे तो इनके कई नाटक है जिसमें लड़का लड़की बनता है और लड़की लड़का बनता है, लेकिन ये पहला नाटक है जिसमें जो है हीरोइन जो है ड्रेसेस पहनती है एक लड़के की तरह और व्यवहार करती है दोस्ती का और पहचानी जाती है दोस्त लड़के की तरह। फ्रेंडशिप और लव, मतलब एक दोस्त भी बनता है और एक प्रेम, तो फिर वो संघर्ष करती है फ्रेंडशिप और लव के बीच में, और प्रेम में कैसे लोग पागलों की तरह व्यवहार करते हैं ये भी दिखाया जाता है। जूलिया प्रोटियस बिलव्ड यानी प्रोटियस की प्रेमिका है और महारानी मिस्ट्रेस टू द सर्वेंट लूसेटा नौकर की मिस्ट्रेस है, मतलब श्रीमती है, लेकिन प्रेम किससे करती है, प्रोटियस से। डिजायरिंग टू ट्रेवल टू मिलन, और वो इच्छा करती है मिलन पे जाए, यानी एक तट है मिलन। जूलिया जो है ये प्रेम करती है प्रोटियस से और श्रीमती है लूसेटा की, और जूलिया जो है इच्छा करती है मिलन पर घूमने की प्रोटियस के साथ में। जूलिया भेष छिपा लेती है, एक आदमी की तरह हो जाती है कि इंसान, इस उद्देश्य से ताकि वो छिप सके लोगों से और यात्रा कर सके, और वो अपना नाम बुलवाती है सबस्टियन। जूलिया जो है अपना नाम क्या बुलाती है, सबस्टियन, SEBASTIN, सबस्टियन ये बुलाती है, जो 12th नाइट में वायला का भाई का नाम था वो अपना नाम बुलवाती है। तो 11वां क्वेश्चन हुआ। 12वां क्वेश्चन है एरियल इन द रेप ऑफ ए लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप इज ए सुपर नेचुरल एजेंसी ऑफ। जो अलेक्जेंडर पोप ने उनके एक रचना है द रेप ऑफ द लॉक, तो रेप ऑफ लॉक में जो एरियल है वो एक सुपर नेचुरल एजेंसी है, ये कहाँ से आई है। तो देखिए जो रेप ऑफ द लॉक में एरियल है अलेक्जेंडर पोप के, तो ये सुपर नेचुरल एजेंसी जो है ये एयर की है। किसकी है सुपर नेचुरल एजेंसी, एयर की, यानी स्लाइफ, SYLPH स्लाइफ। गार्जियन मतलब हवा की जो वायु की जो गार्जियन आत्मा होती है, मतलब अभिभावक आत्मा होती है, वो रूप बना देती है वर्जिन का प्रोटेक्ट करने के लिए, और डिस्टिंक्ट फ्रॉम सम ऑफ द अदर ओवरटली मैलिसियस सुपरनेचुरल बीइंग इन द पोएम। दिस लाइफ को ही हवा कहा गया है, SYLPH स्लाइफ, हु डेवेल्स इन द एयर सर्व एज बेलिंडास पर्सनल
गार्जियंस, मतलब वही जो हवा है वो व्यवहार करती है सिक्योरिटी का, उनकी रक्षा करती है, किसकी, बेलिंडा की, पर्सनल गार्जियन की तरह। दे आर डिवोटेड लवर लाइक टू एनी वुमेन दैट रिजेक्ट्स मैनकाइंड। तो इसमें एरियल जो है, रेप ऑफ लॉक में जो एरियल है वो सुपरनेचुरल किसकी एजेंसी है, वो स्लाइफ की, यानी हवा की। स्लाइफ हवा को कहते हैं, एयर को SYLPH, वाटर को निफ कहते हैं, NYMPH निफ, और पृथ्वी को उसने नून कहा है, GNOONE नून, और फायर कहा है सैलमेंडर को। अगला क्वेश्चन है 13वां, व्हाट माइट द स्पीकर मीन व्हेन ही एड्रेसेस टाइम इन ए शेक्सपियरियन सोनेट एंड डिक्लेयर्स दैट आई विल बी ट्रू डिस्पाइट दाई साइथे एंड थी। तो इसमें आपको बताना है ये कौन सा इसमें सही है। टाइम प्रिजर्व ह्यूमन लाइफ, विद टाइम कम्स चेंज, टाइम क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज, टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ। तो इसमें जो है आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। मतलब व्हाट माइट द स्पीकर मीन, मतलब क्या अर्थ है कहने वाले का जब वो ये कहता है टाइम इन ए शेक्सपियरियन सोनेट, मतलब जब समय के बारे में शेक्सपियरियन, जो शेक्सपियर के सोनेट है उनमें जब समय की बात की जाती है और वो ये घोषणा करता है कि मैं सत्य हूँगा, तुम्हारे साइथे और तुमसे ज़्यादा सत्य होगा, तो वो किसकी बात करता है, वो ये कहता है कि टाइम प्रिजर्व्स ह्यूमन लाइफ, मतलब टाइम जो है मानव जीवन को प्रिजर्व करती है, या समय के साथ सब बदलता है, या टाइम जो है अवसर देता है यानी अवसर उत्पन्न करता है, या टाइम मानव को समाप्त कर देता है। तो इसमें जो बी और डी ऑप्शन है, मतलब टाइम के साथ सब बदलता है और टाइम जो है ह्यूमन लाइफ को रिमूव कर देता है, तो ये दो बातें शेक्सपियर सोनेट में समय के बारे में बताई गई हैं। द स्पीकर माइट मीन व्हेन ही एड्रेसेस टाइम इन ए शेक्सपियरियन सोनेट एंड डिक्लेयर्स दैट आई विल बी ट्रू, मतलब मैं सत्य हूँगा, मतलब उनके सोनेट में ये बात कही जाती है उनके सोनेट के बारे में, तो यही कही जाती है कि समय के साथ बदलाव आता है और टाइम जो है ह्यूमन लाइफ को रिमूव कर देता है। तो द लाइन आई विल बी ट्रू डिस्पाइट दे साइथे एंड थी इज टेकन फ्रॉम सोनेट नंबर 1 2 3, मतलब 123 सोनेट से ये लाइन ली गई है। कौन वाली, आई विल बी ट्रू डिस्पाइट थाई साइथे एंड थी। तो इसका अर्थ यही बताया गया है, रिवेंज ऑफ टाइम एंड हाउ ही सीज हिमसेल्फ, हिज लव, हिज कैरेक्टर एज बियॉन्ड देम। In the line, the speaker says that no matter what happens in world, he going to be true to himself and to his love. ये सब प्यार की बातें हैं। 14वां क्वेश्चन है, What was poor Yorick in Hamlet? हैमलेट में एक गरीब योरिक है, YORIC, तो योरिक है वो क्या है, तो जो गरीब योरिक है वो हैमलेट नाटक में एक जेस्टर है यानी हंसाने वाला है योरिक। ये एक्ट 5वें में और सीन पहले में दिखाई देता है। हैमलेट बात करता है, जो कब्र खोदने वाला होता है, हैमलेट जो है बातें कर रहा है ग्रेव डिगर से, और ग्रेव डिगर यानी वो कब्र खोदने वाला खोपड़ी को इकट्ठा कर रहा है और कह रहा है कि ये 23 ईयर की खोपड़ी है और ये खोपड़ी किसकी है, योरिक की खोपड़ी है, YORIC, योरिक की खोपड़ी है। मतलब जो ये कब्र को खोदने वाले लोग होते हैं वो एक खोपड़ी इकट्ठा करते हैं और बताते हैं कि ये खोपड़ी 23 साल की है और है किसकी, योरिक की खोपड़ी है। जो कोर्ट में एक जेस्टर था, मतलब JESTER जेस्टर था, और बचपन का मित्र था हैमलेट का योरिक, उसी की खोपड़ी है। तो इसमें जो फ्रेज आया है एलास पुअर योरिक रिफर्स टू दी ब्रेविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब ये उसी के बारे में आया है, एलास पुअर योरिक रिफर्स टू दी ब्रेविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये योरिक किसमें है, हैमलेट का है, और क्या है ये जेस्टर बताया गया उसको, ना एक्टर बताया गया, ना सोल्जर, ना ग्रेव डिगर। ग्रेव डिगर तो उसके बारे में बताता है। 15वां क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ एसे लियर
टॉलस्टॉय एंड द फूल। ये ऐसे किसने लिखा है? लियर, टॉलस्टॉय एंड द फूल। ये नाटक है लियर, टॉलस्टॉय एंड फूल। देखिए, लियर, टॉलस्टॉय एंड द फूल, ये नाटक जो है जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। जॉर्ज ऑरवेल, ORWELL, ऑरवेल ने लिखा है। ये क्रिटिकल एसे के द्वारा इंस्पायर्ड हुआ है। शेक्सपियर पर इस पे कमेंट किए गए हैं। और ये क्रिटिकल एसे ऑन जो क्रिटिकल एसे शेक्सपियर, क्रिटिकल एसे ऑन शेक्सपियर है, एक क्रिटिकल एसे है ऑन शेक्सपियर, जिसको लिखा है लियो टॉलस्टॉय ने। तो लियो टॉलस्टॉय ने जो क्रिटिकल एसे लिखा है ऑन शेक्सपियर, तो उसी से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने लिखा है। जॉर्ज ऑरवेल ने कौन सा एसे लिखा है? लियर, टॉलस्टॉय एंड द फूल, ये उनका नाटक है। और टॉलस्टॉय ने एक एसे लिखा है क्रिटिकल ऑन शेक्सपियर, लियो टॉलस्टॉय ने, तो उसी से इंस्पायर्ड होकर जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा लियर, टॉलस्टॉय एंड द फूल। पहले तो ये प्रकाशित हुआ था ऑन शेक्सपियर, लियो टॉलस्टॉय का ब्रिटिश मैगजीन जो थी फिलोसफी मैगजीन, ब्रिटिश एक फिलोसफी की थी, साइकोलॉजी एंड एस्थेटिक्स मैगजीन ऑफ फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड एस्थेटिक्स की मैगजीन थी, उसमें प्रकाशित हुआ था। और उस मैगजीन का नाम था पोलेमिक। क्या नाम था? पोलेमिक। तो उसमें ये प्रकाशित हुआ था लियो टॉलस्टॉय का क्रिटिकल एसे ऑन शेक्सपियर 1947 को, मार्च 1947 को। तो उसी को देखकर जॉर्ज ऑरवेल ने ये जो है लियर, टॉलस्टॉय और फूल जैसे ये बढ़िया ऐसे लिखा। ऑरवेल इसमें टॉलस्टॉय ने जो शेक्सपियर के कार्यों पर जो क्रिटिसिज्म किया है, उसको बड़ी ही सामान्य और अपने अटैक के अनुसार, विशेषकर किंग लियर के बारे में उन्होंने, जो टॉलस्टॉय ने आक्रमण किया है, अटैक किया है क्रिटिकल, उसके बारे में बताया। 16वां क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इन हैमलेट अटर्स द लाइन, मतलब कौन सा कैरेक्टर हैमलेट नाटक में ये कहता है समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, मतलब डेनमार्क राज्य में कुछ तो जल रहा है। तो ये बात कही है समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये लाइन जो है एक्ट पहले और सीन चौथे में 67 पेज पे मार्सेलस ने कही है। मार्सेलस, MARCELLUS, मार्सेलस ने कही है। और वो और होरेसियो डिबेट कर रहे हैं कि हैमलेट का पीछा करें कि ना करें, और अंधेरी रात में भूत का पीछा करें कि ना करें। तो इसी को बात को कहकर, भूत के बारे में बात कहना, हैमलेट के पीछे में बात करना, तो इसी बात को चर्चा करके मार्सेलस और होरेशियो आपस में बात करते हैं एक्ट फर्स्ट में और सीन फोर्थ में। तब मार्सेलस कहता है समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। 17वां क्वेश्चन है, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज ए बुक ऑफ क्रिटिसिज्म रिटन बाय, मतलब एक बुक है जिसका नाम है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर्स प्लेज के चरित्र। तो इस बुक को किसने लिखा है? तो कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज एन 1817 बुक ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर्स प्ले रिटन बाय अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब 1817 में ये लिखा गया एक बुक क्रिटिसिज्म का। और इसको लिखा है 19वीं शताब्दी के अंग्रेजी निबंधकार और साहित्यिक समालोचक विलियम हैजलिट साहब ने। किसने? विलियम हैजलिट साहब ने लिखा है 1817 में कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। और विलियम हैजलिट साहब बहस करते हैं एक शताब्दी और एक 1.5 शताब्दी के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म है शेक्सपियर के लिए, उसके खिलाफ ये बहस करते हैं। और वो देखते हैं कि शेक्सपियर एक चाइल्ड ऑफ नेचर, मतलब नेचर का बच्चे की तरह शेक्सपियर को देखते हैं। विलियम हैजलिट जो है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि
चाइल्ड ऑफ नेचर की तरह कौन देखता है, तो विलियम हैजलिट साहब देखते हैं। और कला और फुल ऑफ फॉल्ट्स, मतलब कला इन आर्ट एंड फुल ऑफ फॉल्ट्स, मतलब कला भी उसके अंदर बहुत है और फॉल्ट भी बहुत उसके अंदर है। ये ज्ञान जो है विलियम हैजलिट साहब कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज में देते हैं। 18वां क्वेश्चन है, कौन सा नोटोरियस क्रिटिक ऑफ शेक्सपियरियस said that his plays were trivial and positivity bad and what was the title of work, मतलब कौन सा ऐसा विख्यात है समालोचक जिसने शेक्सपियर के बारे में कहा है कि उसके नाटक जो हैं ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड है, ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड है, और वो कौन है और किसने कौन सी किताब में उसने दिया है। तो एक एसे है ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा, ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा, जो 1906 में प्रकाशित हुआ और टॉलस्टॉय ने ही प्रकाशित किया। शेक्सपियर एंड ड्रामा ने लिखा, ये शेक्सपियर एंड ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा ये लिखा 1906 में टॉलस्टॉय ने। और टॉलस्टॉय ने शेक्सपियर के नाटकों को ट्रिवियल एंड पॉजिटिविटी बैड कहा, लेवेल्ड हिज इंड्यूरिंग पॉपुलैरिटी, और इसके कारण उन्होंने पॉपुलैरिटी ले ली। परमिशियस एंड डिसमिस्ड शेक्सपियर हिमसेल्फ एज एन इनसिग्निफिकेंट इन आर्टिस्टिक राइटर, उन्होंने कहा कि इसने श्रेय तो ले लिया, बट परनिशियस एंड डिसमिसेस शेक्सपियर हिमसेल्फ एज एन इनसिग्निफिकेंट इन आर्टिस्टिक राइटर हु वाज नॉट ओनली मोरल बट इमोरल, उन्होंने कहा कि वो नैतिक नहीं है, वो इमोरल भी है, केवल नैतिक नहीं है, न केवल वो नैतिक है बल्कि अनैतिक भी उसने बातें लिखी हैं। ऐसा टॉलस्टॉय बुरी बातें भी कहते हैं शेक्सपियर को। ही आल्सो मेंशन्ड रीडिंग किंग लियर, वो केवल सोचते हैं कि किंग लियर पढ़ने वाला है, रोमियो एंड जूलियट पढ़ने वाला है, हैमलेट और मैकबेथ पढ़ने वाला है। टॉलस्टॉय साहब तो कहते हैं कि किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट और हैमलेट और मैकबेथ ये 3-4 नाटक उसके पढ़ने वाले हैं, बाकी तो सब ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड है। 19वां क्वेश्चन है, जी विल्सन नाइट्स ने जो लिखा है द व्हील ऑफ फायर, एक कलेक्शन ऑफ एसेज। जी विल्सन नाइट्स का एक निबंध है द व्हील ऑफ फायर, तो ये कलेक्शन है निबंधों का, द व्हील ऑफ फायर। तो व्हील ऑफ फायर जॉर्ज रिचर्ड विल्सन जिन्हें कहते हैं, जॉर्ज यानी जी विल्सन नाइट यानी जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट, जो 1897 में जिनका जन्म हुआ और 1985 में जिनकी मृत्यु हो गई। ये अंग्रेजी के एक साहित्यिक समालोचक और निबंधकार हैं, और इन्होंने एक नाटक लिखा, एक निबंध लिखा दी व्हील ऑफ फायर 1949 में, जो कलेक्शन ऑफ एसे ऑन शेक्सपियर प्ले, मतलब शेक्सपियर के नाटकों पर निबंधों का एक कलेक्शन है, संग्रह है। वो एक एक्टर भी थे जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट, और थिएट्रिकल डायरेक्टर भी थे, और वो आउटस्टैंडिंग लेक्चर भी कभी कभी दे लेते थे। तो ये थे जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट्स, जिन्होंने द व्हील ऑफ फायर जो है ये इनका कलेक्शन जो है शेक्सपियर प्लेज का कलेक्शन का नाटक है। 20वां और आज का अंतिम क्वेश्चन, विच कमेंटेटर कॉल शेक्सपियर हैमलेट एन इनडिफरेंट प्ले द लाइन्स बट मैन, मतलब कौन सा इसमें ऐसा कमेंट करता है कि जो शेक्सपियर का हैमलेट है, हैमलेट नाटक इनडिफरेंट प्ले है और लाइन्स तो हैं बट मीन मतलब अर्थविहीन है। इनडिफरेंट प्ले, द लाइन्स बट मीन मतलब कोई अर्थ की नहीं है। तो ये जो कहने वाले हैं अब्राहम राइट साहब ने कहा है, अब्राहम राइट, ABRAHAM, अब्राहम राइट, WRIGST, अब्राहम राइट। इन्होंने 1630 में हैमलेट पे एक टिप्पणी की, एन इनडिफरेंट प्ले, द लाइन्स बट मीन, द स्टोरी ऑफ डेथ एंड इंट्रिग्यू एट द डेनिश कोर्ट वाज नॉट न्यू, एज विद नियरली ऑल ऑफ शेक्सपियर प्ले हैमलेट वाज अडेप्टेड फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो उन्होंने बताया कि एन डिफरेंट प्ले है, द लाइन्स बट मीन है,
अब्राहम राइट साहब ने, और इसमें सब दैनिस कोष के बारे में बताया गया है, मृत्युओं के बारे में बताया गया है और कुछ नहीं। और इसके स्रोत जो हैं दूसरे लोगों के स्रोतों से इसने अडेप्ट किया है। तो ये तो 20 क्वेश्चन हुए यूथ पब्लिकेशन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।